सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम हमारी कविता पढ़ रहे हैं आरोह, हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 की कविता है ये, ठीक है। और दूसरी कविता है ये, आलोक धनवा इसके रचयिता हैं। इस कविता का नाम है पतंग, ठीक है। इस कविता का ये दूसरा पद आज हम समझेंगे। इस कविता में कवि ने बच्चों के सुकुमार शरीर और उनके चिंता रहित मन का वर्णन किया है। कवि के नाम से आप परिचित हैं, आप आलोक धनवा। तो सबसे पहले हम कविता पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भावार्थ समझ लेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बेटा यहाँ पर रंध्र एक शब्द आया है सबसे अंतिम वाली पंक्ति में, उसका मतलब होता है छिद्र, ठीक है। रंध्र आपने, हाँ, हमारी त्वचा पर सब पर रंध्र होते हैं, उसमें छोटे छोटे से बाल निकलते हैं, देखे होंगे आपने, हल्के छोटे छोटे से बिल्कुल गड्ढे रहते हैं हमारी त्वचा पर, उनको बोलते हैं रंध्र, ठीक है। चलिए अब शुरू से भावार्थ देखते हैं हम। बेसुध, बेटा बेसुध का मतलब होता है बेचैन, बिल्कुल बिना सुध के, कोई मतलब उनको अचेत रहते हैं, उनको कोई सुध रहती नहीं है, किसी चीज़ का ध्यान, किसी चीज़ का भान नहीं रहता है, ठीक है। बेचैन का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है। मृदंग बेटा ढोलक के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है। ढोलक हमारी दो तरफा होती है, मृदंग एक ही तरफ का रहता है, और मृदंग बजाने के काम में आता है, वाद्य यंत्र है। पेग का अर्थ है एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए, पेग भरना यानी कि एक ओर से दूसरी ओर जाना तेजी से। और अक्सर का मतलब है प्रायः, ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं, तो उनका जो सुकोमल शरीर होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, कपास के जैसा बिल्कुल नरम मुलायम, ठीक है, और बिना दाग धब्बे कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल ही नरम मुलायम होता है, ठीक है। कवि ने बच्चों के सुकोमल शरीर का वर्णन करते हुए कहा है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास अर्थात रुई लेकर आते हैं। अर्थात जिस प्रकार कपास नरम मुलायम होती है, उसी प्रकार बच्चों का सुकोमल शरीर भी एकदम नाजुक होता है, ठीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, वे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों के पास पृथ्वी घूम रही है। बच्चों के पैर टिकते नहीं हैं, वे बेचैन ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, इधर उधर सामान उठाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इस घर में कूदेंगे उस घर में कूदेंगे, वो कभी भी ठहरते नहीं है। तो इसकी कल्पना किस प्रकार की है कवि ने कि जो पृथ्वी घूमती आती है वो उनके पैरों के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए वो इतने व्याकुल, इतने बेचैन रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी बिना अचेतन होकर, बिना किसी चेतना के, बिना किसी सुध बुद्ध के, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं व्याकुल होकर, ठीक है। अर्थात वे आराम रहित होकर बिना थके हुए, बच्चे कभी थकते नहीं, ठीक है, यहाँ से वहाँ ये दौड़ते ही रहते हैं। छतों को भी नरम बना देते हैं, मतलब उनका साहस इतना रहता है, उनकी बेचैनी इतनी रहती है कि वो छतें भी उनके पैरों के आगे नरम पड़ जाती है। इतने नरम नरम पैर रहते हैं, उनके बाद भी छतें उनको बिल्कुल कठोर नहीं लगती, नरम ही लगती हैं। छतें अपने आप ही उनके पैरों की नरमी से नरम हो जाती हैं। उनके सामने छत जैसी कठोर वस्तु भी कोमल बन जाती है, ठीक है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, वे आवाज करते हुए चारों ओर क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बड़ा वाद्य यंत्र अर्थात मृदंग बजा रहे हैं, ठीक है। जब वे पेग भरते हुए चलते हैं, जब वो यहाँ से वहाँ तीव्र गति में दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जो ध्वनि उत्पन्न होती है कि मृदंग बज रहा हो, ठीक है।
डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर वे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, प्राय इधर से उधर चलते रहते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि तेज गति से पेड़ की शाखाएं लचीली हो गई। लचीली शाखाएं यहाँ से वहां होती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी इतने नाजुक, इतने लचीले रहते हैं कि वो भी बिना किसी प्रयास के यहाँ से वहां होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब कहाँ जा रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारे, बेटा छतों के खतरनाक किनारे भी उनके लिए खतरनाक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो बिल्कुल चिंता मुक्त, चिंता रहित होकर उड़ाते हैं। कभी कभी पतंग उड़ाते हुए वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हमें भी उनको देखकर डर लगता है। हम अगर नीचे खड़े हुए हैं और बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देख रहे हैं तो हम कभी कभी डर जाते हैं कि छत से गिर नहीं जाए। लेकिन क्या होता है, जो उनके शरीर में एक प्रकार की तरंग होती है, जो संगीत होता है, ठीक है, जो रोमांच भरा हुआ होता है, वही उनको उस ऊंचाई से गिरने से रोकता है। ठीक है, जिसे सिर्फ जो दृश्य देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का शरीर में इतना रोमांच भरा रहता है, संगीत भरा रहता है कि वो उन खतरनाक ऊंचाइयों से उन्हें गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे से। किससे रुके रहते हैं, किससे अटके रहते हैं? वो सिर्फ पतंग के एक धागे के सहारे वो अटके रहते हैं। उनके द्वारा उड़ाई गई पतंग बहुत ऊंचे तक पहुंच जाती, बहुत ऊंची उड़ती है। वे पतंग को केवल एक धागे से ही पकड़े रहते हैं और पतंग के साथ साथ इतने खो जाते हैं मानो पतंग के साथ साथ वे भी अपने रोम छिद्रों से, अपने छिद्रों की सहायता से उड़ रहे हैं। जब आसमान में बेटा पतंगे उड़ती हैं तो सिर्फ वो पतंगे नहीं उड़ती, उनके साथ साथ उस बच्चे का मन भी उस पतंग के साथ नीले आसमान में उड़ता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ठीक है, रंध्र बेटा बताए थे मैंने, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उन छिद्रों के साथ साथ वे भी आसमान में उड़ रहे हैं पतंग के साथ ही। अगली पंक्तियां बेटा, अगला पद है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमने लगती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कभी, ठीक है, वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे से गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गिर कर बच जाते हैं। ठीक है, कवि के अनुसार पतंग उड़ाते हुए बच्चे निडर और निर्भीक होते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता उनको। बच्चे तो वैसे ही निर्भीक होते हैं और जब वो खेल खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो और भी निडर हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं, ठीक ठीक है, और उठ जाते हैं, फिर से उन्हें कुछ नहीं होता, बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो और भी साहसी हो जाते हैं, मतलब उनमें और भी साहस हो जाता है कि हाँ, मुझे तो अब कुछ होता ही नहीं, मैं तो गिर भी चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं होता। और यदि वे छतों के खतरनाक किनारे से कभी गिर जाते हैं तो भी सकुशल बच जाते हैं। इस प्रकार जोखिम पूर्ण स्थिति से बच जाने पर पहले से भी ज्यादा भय रहित हो जाते हैं। ठीक है, और जो सूरज निकलता, चमकीला सूरज, चमचमाता हुआ स्वर्णिम सूरज, सुनहला सूरज मतलब स्वर्णिम सूरज के सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं कि अब कोई हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अर्थात पहले से भी ज्यादा खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे काम करने लगते हैं खतरनाक जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी उनके पैरों के पास और भी बेचैन होकर घूमने लगती है, अर्थात उनके पैरों में और भी बेचैनी आ जाती है। फिर तो वो किसी के रोके से भी नहीं रुकते हैं, वो ऐसे ऐसे साहस करने लगते हैं जिन्हें दुस्साहस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक बार किसी खतरनाक स्थिति का सामना कर कर वो बच जाते हैं तो उनकी जो शक्ति है, आत्मशक्ति, ठीक है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती, वो और भी ज़्यादा निडर हो जाते हैं, और भी ज़्यादा निर्भीक हो जाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपना पतंगे उड़ाते हैं और उड़ाते ही रहते हैं। अब यहाँ पर बेटा कवि ने क्या किया है कि कवि ने जो बाल मन, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया। ठीक है, कविता के बारे में हमें बताया है उन्होंने इसके माध्यम से कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो रंग बिरंगी तितलियों का वर्णन तो उन्होंने किया ही है, तो वो बिल्कुल तितलियों के भांति होते हैं। क्या करते हैं कि जिस प्रकार से तितलियां उड़ती रहती हैं, ठीक है,
उसी प्रकार से वो पतंग भी उड़ाते हैं। और सिर्फ पतंग नहीं उड़ती उनके हाथ से, उनके उस पतंग के साथ साथ उनका मन भी कहीं आकाश में उड़ता है।